ठीक है सर। स्वागत है आप सबका। और आज जिस टॉपिक पर हम बात शुरू करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो है रिसर्च इन एजुकेशन। अनुसंधान का जो प्रश्न पत्र है वो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में अधिकांश विषयों में पढ़ा जाता है। अधिकांश क्या, शायद सभी में पढ़ाया जाता है। सभी में रिसर्च मेथड्स। जब एजुकेशन का लेवल ऊंचा होता चला जाता है और हम पोस्ट ग्रेजुएट क्लास में जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद नेक्स्ट जो काम बचता है वो होता है रिसर्च। कि आप उस विषय में उसके जो विषय वस्तु है उसको और आगे एक्सपेंड कैसे कर पाएंगे, उसको ग्रोथ कैसे दे पाएंगे। ज्ञान का जो एग्जिस्टिंग नॉलेज की जो बॉडी है, जो वर्तमान में स्थापित ज्ञान है, जिस सीमा तक खोज लिया गया है उस सीमा से आगे उस ज्ञान को किस तरीके से ले जाया जाएगा, इसकी तैयारी करवाई जाती है रिसर्च मेथड नाम के पेपर में। आप कोई भी विषय पढ़ लीजिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो या समाज शास्त्र हो, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक कंटेंट है, उसकी अपनी एक ज्ञान की एक यूनिट है। उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसका तरीका होता है कि उस विषय क्षेत्र के जो अनुसंधान विधियां हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम क्योंकि शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं रिसर्च इन एजुकेशन। शिक्षा में अनुसंधान किस प्रकार से होता है और कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, एक बहुत बड़ा सा टॉपिक ये है डिस्कस करने के लिए। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। अब इसको शुरुआत कहाँ से करें? आप रिसर्च के बारे में जितनी भी किताबें अगर देखें, मोस्टली किताब, उन किताबों में रिसर्च मेथड का जो पेपर है उसकी जो शुरुआत होती है वो मोस्टली किताबों में नॉलेज से होती है। नॉलेज या ज्ञान, ये ज्ञान की सीमा को हमें आगे बढ़ाना है। अगर उच्च स्तर पर हम पढ़ाई के हायर लेवल पर पढ़ रहे हैं तो हमारा ये दायित्व है कि हम उस सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, उसे थोड़ा और आगे ले जाएं। ये क्यूमुलेटिव नेचर होती है नॉलेज की, कि अब तक जो खोज लिया गया है, अब तक जो जान लिया गया है, उसके आगे क्या, उसके परे जाना है, उससे और आगे चीजों को ले जाना है, ये काम होता है। तो ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना अनुसंधान का एक प्रमुख काम है। अब इसको फिर आगे जब एम्स हम देखेंगे तब हम वहां पर दूसरे उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। पर यह बहुत ही कॉमन बात है कि अनुसंधान विषय क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में किसी विषय विशेष की ज्ञान की जो सीमाएं हैं उसको और आगे जब बढ़ाते हैं। और एक परिभाषा हम पढ़ते चले आ रहे हैं विज्ञान की बहुत पुराने समय से, कि विज्ञान, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि रिसर्च का जो प्रोडक्ट होता है वो विज्ञान होता है। एक तरीके से देखा जाए रिसर्च का प्रोडक्ट क्या है? साइंस। अब यहां पर थोड़ा सा उलझने पैदा हो जाती है कि सब रिसर्च का प्रोडक्ट साइंस है। साइंस मीन्स क्या होता है? सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा गया है। और विज्ञान का अर्थ केवल क्रमबद्ध ज्ञान ही नहीं है, विज्ञान का अर्थ इससे ज्यादा है। तो क्योंकि अनुसंधान का जो टॉपिक है वो विज्ञान के साथ बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसकी शुरुआत विज्ञान से ही करेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, इनके उद्देश्य क्या हैं, इनकी विधियां कौन सी हैं, और विज्ञान और अनुसंधान में क्या संबंध है, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम देखेंगे कि ये शब्द एक दूसरे से किस प्रकार से समानार्थी हैं या भिन्नार्थी हैं या किस प्रकार से जुड़ते हैं। ठीक है। तो पहले जिस बिंदु पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है साइंस। साइंस क्या है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मोस्टली लोग इसको जानते ही हैं और डिफाइन कर भी देते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि सिस्टमैटिक जो नॉलेज होता है, क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है, उसी को विज्ञान कहा जाता है। पर ये विज्ञान का एक स्टैटिक व्यू है डिफाइन करने का। मतलब जो ज्ञान अब तक खोज लिया गया वो विज्ञान है। तो क्या बस यहीं तक विज्ञान का अर्थ होता है, या विज्ञान शब्द के कुछ और भी मायने हैं, कुछ और भी अर्थ हैं? तो चलिए हम कुछ लोगों के पहले विचार देखते हैं जिन्होंने विज्ञान को परिभाषित किया है, वो किस प्रकार से
अपनी बात को रखते हैं। गुडे एंड हैड, गुडे एंड हैड, ये दो लोग हैं जिन्होंने परिभाषा दी है विज्ञान की, और बड़ी अच्छी परिभाषाएं दी हैं। दो स्टेटमेंट का हम यहां इनके जिक्र करेंगे, ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है। साइंस, साइंस इज पॉपुलरली डिफाइंड science is popularly defined as accumulation इकट्ठा होना, accumulation means इकट्ठा, accumulation of systematic knowledge, accumulation of systematic knowledge है, संगठित ज्ञान को एक्यूमुलेट जब कर देते हैं, एक साथ जब रख देते हैं, तो उसी को हम विज्ञान कहेंगे। यही विज्ञान की वो परिभाषा है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो क्या यही इसका संपूर्ण अर्थ है विज्ञान का, या इससे और आगे बढ़कर विज्ञान का कुछ अर्थ होता है? उसको ही जानने के लिए हम इन्हीं दो साहबों की एक और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो इन्होंने एक दूसरी जगह पर दी है विज्ञान के बारे में। क्या कहते हैं साइंस को? एक परिभाषा तो ये है इनकी, एक परिभाषा हम और देखते हैं, ठीक है। दूसरी जो परिभाषा है इनकी, उसमें ये क्या कहते हैं साहब, गुडे और हैट ये कहते हैं कि साइंस इज ए मैथड, साइंस इज अ मैथड, विधि के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया। देख लीजिए, साइंस इज ए मैथड ऑफ अप्रोच, साइंस ए मैथड ऑफ अप्रोच टू एंटायर empirical world, to entire empirical world। बहुत बढ़िया ये परिभाषा है, आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, विज्ञान वो विधि है, विज्ञान वो तरीका है जिसके द्वारा हम समूचे इंद्रियानुभूत जगत को अप्रोच करते हैं, जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। अप्रोच का मतलब है उसके निकट जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो साइंस क्या है? साइंस इज ए मेथड ऑफ अप्रोच टू एंटायर एम्पिरिकल वर्ल्ड। ये एक परिभाषा, एक ही आदमी दो तरीके से चीजों को डिफाइन कर रहा है। एक जगह तो वो कह रहा है कि साइंस इज पॉपुलरली डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज, और दूसरी जगह वही कह रहे हैं कि साइंस इज ए मेथड ऑफ अप्रोच टू एंटायर एम्पिरिकल वर्ल्ड। फिर क्या मतलब निकलेगा इस चीज का? इसका मतलब किस तरीके से हम निकालेंगे? थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक दो परिभाषा और हम साइंस की देखते हैं कि विज्ञान को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। एक परिभाषा और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो परिभाषा एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है ग्रीन। ग्रीन तीसरी परिभाषा है ये, ग्रीन। ग्रीन इनका कहना यह है कि साइंस इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइंस इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, खोज करने का एक तरीका है। विज्ञान क्या है? एक तरीका है, एक रास्ता है, एक जरिया है, एक विधि है खोज करने की। तो दूसरी परिभाषा जो गुडे और हैट की है, उसके साथ ग्रीन की परिभाषा थोड़ा सा मेल खा रही है। तो एक दुविधा खड़ी हो जाती है कि ये क्या है? क्या ये दोनों ही विज्ञान के अर्थ हैं, या उससे अलग और विज्ञान को हम कुछ समझ पाएंगे? इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और वहां जाना पड़ेगा जहां से इसकी बिल्कुल शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब इसके साइंस के जो एपिस्टेमोलॉजिकल मीनिंग है उसकी। साइंस जो शब्द है, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी साइंस की क्या है? साइंस जो इंग्लिश का शब्द है वो लैटिन से निकला है, लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, और वो शब्द है शिया। इससे बना SCIA, शिया।
साया भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में, शिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू नो, जान, टू नो। ठीक है, टू नो या जानना इसका मीनिंग होता है। तो शिया का मतलब, साइंस का मतलब क्या है? जानना या जानने की प्रक्रिया। शब्दार्थ तो यही कहता है। थोड़ा और देखें, वेबस्टर डिक्शनरी, अभी बहुत पॉपुलर डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, वो क्या कहती है? वेबस्टर डिक्शनरी में क्या मीनिंग है साइंस का सर? क्योंकि शब्दकोश हमारे पास ज्ञान के प्राथमिक स्रोत हैं, उनसे जाना जा सकता है। साइंस, रूल ऑफ नॉलेज, रूल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के नियम, जिन आधारों पर ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है उसको विज्ञान कह सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा भारतीय दृष्टिकोण की तरफ जरा चर्चा कर ली जाए सब। भारतीय दृष्टिकोण मतलब विज्ञान जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? ये विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वी और एक ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, विशेष, ठीक, और ज्ञान का मतलब तो आप जानते हैं, ज्ञान का मतलब ज्ञान, सूचनाओं का भंडार, वही ज्ञान। तो विशेष ज्ञान। अब भी ये दुविधा हमारे सामने सॉल्व नहीं हुई कि आखिर विज्ञान क्या है। सिस्टमैटिक जो है बॉडी ऑफ नॉलेज कहेंगे इसको, क्या क्रमबद्ध ज्ञान कहेंगे, या इसको एक इन्वेस्टिगेशन का मेथड कहेंगे? ये दुविधा अभी भी वहीं की वहीं है। अब इस दुविधा से निकलने के लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान भी है और विज्ञान खोज करने की विधि भी है। किस तरीके से है? साइंस, दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है साइंस को, दो तरीके से। एक तो होता है स्टैटिक व्यू, स्टैटिक व्यू, स्थिर दृष्टिकोण, ठीक, और दूसरा होता है डायनेमिक व्यू। डायनेमिक व्यू गतिशील दृष्टिकोण से, प्रगतिशील दृष्टिकोण से। स्टैटिक व्यू में मामला पूरा नॉलेज का ही, मामला पूरा नॉलेज का ही है। साइंस क्या करती है? कुल मिला के नॉलेज के साथ ही इसका रिश्ता है, ज्ञान के साथ ही इसका रिश्ता है। तो ज्ञान की जब खोज की जाएगी तो खोज के साथ साथ ज्ञान का इकट्ठा भी होना स्वाभाविक है। ज्ञान इकट्ठा भी, हमने किसी चीज को जाना और जानने के बाद हम अपने मस्तिष्क में उस चीज को सेट करके रख लेते हैं। इसी प्रकार से जानने की प्रक्रिया और उसको इकट्ठा करने की प्रक्रिया दोनों अलग नहीं है, ये दोनों निरंतर चलती रहती है। बहुत समय पहले जब मैं फिलॉसफी की बात कर रहा था तो एक शब्द आया था, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज, ये जॉन ड्यूबी का स्टेटमेंट है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज, विचारों का पुनर्निर्माण हमेशा चलता रहता है मानव के दिमाग में, विचारों का पुनर्निर्माण। अब विचारों का पुनर्निर्माण कैसे होता है? विचारों का पुनर्निर्माण होने के लिए पहली बात तो ये कंडीशन पहली है कि नए विचार निरंतर आते रहने चाहिए, नए ज्ञान के सूत्र निरंतर आने चाहिए, नए ज्ञान की सूचनाएं निरंतर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। और दूसरा, पुराना ज्ञान भी एक जगह स्थित होकर बैठा रहना चाहिए। तो जो दो पहलू अभी हमें दिख रहे थे कि ज्ञान संगठित बॉडी है या ज्ञान एक विधि है, असल में ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि अगर संपूर्णता के साथ देखा जाए तो ये दोनों एक ही बात है, एक ही प्रक्रिया चल रही है कि ज्ञान में निरंतर एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो एक स्टैटिक स्थिति भी है कि ज्ञान है, और
उसमें परिवर्तन भी हो रहा है, निरंतर उसमें परिमार्जन हो रहा है, परिशोधन हो रहा है, निरंतर और इकट्ठा होता जा रहा है। तो विधि भी सही है और स्टैटिक व्यू भी ठीक है कि हमारे पास एक निश्चित मात्रा में ज्ञान भी है और वो बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। अभी कह रहे हैं कि हर 20 वर्ष में अर्जित ज्ञान जो मानव जाति का है वो 2 गुना होता जा रहा है। तो जो है उसी का तो 2 गुना हो रहा है। तो जो है वो क्रमबद्ध ज्ञान है, वो विज्ञान का स्टैटिक व्यू है। और जो हो रहा है उसमें जो परिवर्तन आते जा रहे हैं जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से, वो डायनेमिक व्यू है। तो स्टैटिक व्यू में साइंस को हम डिफाइन करते हैं जब वो ज्ञान की एक संगठित राशि के रूप में होता है, जब वो संगठित ज्ञान के संगठित रूप में होता है। स्टैटिक व्यू क्या है? एक निश्चित सीमा तक प्राप्त किया गया ज्ञान ही विज्ञान है। सिस्टमैटिक नॉलेज जिसको हमने किसी निश्चित विधि के द्वारा प्राप्त किया है वही विज्ञान है। यह है स्टैटिक व्यू, सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज, क्रमबद्ध ज्ञान जिसको हम निरंतर इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमारे पास है। ठीक है, और यही तरीका होता है, यही कारण होता है जिसकी वजह से जितने भी विषयों को हम पढ़ते हैं उन सबको साइंस कह देते हैं, है ना। जैसे राजनीति विज्ञान है ना, और शास्त्र का मतलब भी विज्ञान ही होता है। अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, तो शास्त्र का मतलब भी साइंस, वो भी सिस्टमैटिक नॉलेज। तो सिस्टैटिक व्यू में सिस्टमैटिक नॉलेज के रूप में विज्ञान को परिभाषित किया जाता है। और आसान तरीके से अगर इसको कहें तो ये कह सकते हैं कि एज अ सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में परिभाषित करते हैं कि सब ये फिजिक्स है, विज्ञान है, उसमें जो जो चीजें अब तक खोज ली गई हैं वो सब है, और वो खोज ली गई हैं वो अंतिम नहीं है, उनके बदलने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ठीक है, अब दूसरे डायनामिक व्यू पे आइए। डायनामिक व्यू क्या करता है? व्यू विज्ञान को एक मेथड के रूप में, एक कंटिन्यूअस मेथड के रूप में, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसमें कि जो सिस्टमैटिक नॉलेज है, यह प्रक्रिया इस सिस्टमैटिक नॉलेज में निरंतर परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहती है। निरंतर ये डायनेमिक, ये जो तरीका है विज्ञान का, विज्ञान कोई स्थिर या स्टैटिक चीज नहीं है जो कि बनी रहे, पर क्योंकि जहां तक खोज लिया गया है और जहां से नए खोजने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये तो है जहां तक खोज लिया गया तो हम स्टैटिक मान लेते हैं कि चलो यहां तक हमारे पास है, पर वो कभी भी वहीं तक नहीं रह सकता, उसके आगे जाता है। इंसान संभावनाओं का प्राणी है, उससे आगे हमेशा मानव मन की प्रवृत्ति यही है, जो है उससे आगे। तो जितनी नॉलेज है उससे आगे जब हम जाते हैं तो हम साइंस को एज ए मैथड डिफाइन करते हैं, एज ए मैथड, एक विधि के रूप में, और एज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया के रूप में। विज्ञान क्या है? नई चीजों को जानने की प्रक्रिया है विज्ञान। जो जान लिया है उससे आगे की बात कर रहा है विज्ञान। ठीक है, और यही जो डायनेमिक व्यू है, यही प्रोवाइड करता है बेस फॉर रिसर्चेस एंड थ्योरीज, बेस फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए आधार दे रहा है कि कोई भी काम होगा कैसे। तो जब भी हम रिसर्च इन एजुकेशन की बात करेंगे, जब भी अनुसंधान को एक विषय के रूप में जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, तब हम डायनेमिक व्यू पर ज्यादा फोकस करते हैं कि ज्ञान को कैसे खोजा जाए, नई जानकारियों को, नई चीजों को हम कैसे जानें। ठीक है, स्टैटिक व्यू जितना अब तक हमने जान लिया है। तो ये विज्ञान के बारे में 2 तरीके हैं डिफाइन करने के। मैं दोनों को एक साथ कर देता हूं कि स्टैटिक भी साथ है ये, और गति भी इसके साथ में। ये एक विषय भी है और ये उस विषय के ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया भी है। अब आसान शब्दों में मैं इसको समराइज करने की कोशिश करता हूं, वो ये है कि सब प्रकृति के जो भी रहस्य हैं, उन रहस्यों को जानने की प्रक्रिया ही विज्ञान है। उनको जिस प्रकार से हम जान रहे हैं, पर उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाती है।
जैसे वो एम्पिरिकल हो, जैसे वो सिस्टमैटिक हो, जैसे वो रिगरस हो, है ना। तो ये सब चीजें, जैसे वो ऑब्जेक्टिव हो, रिलायबल हो, वैलिड हो, पर उसको जानने की प्रक्रिया, जिन चीजों को अब तक हम नहीं जानते हैं, उन चीजों को जानने की प्रक्रिया को ही विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये डायनेमिक व्यू है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं अभी हम, और अब बात करते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ साइंस। टाइप्स क्या है इसके? टाइप्स ऑफ साइंस, विज्ञान के प्रकार। अब जब हम विज्ञान के प्रकारों की बात करेंगे तो हम डायनेमिक व्यू के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट की। जो अब तक ज्ञान प्राप्त किया गया है उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, विज्ञानों के प्रकार क्या है उसके बारे में। अब विज्ञानों का मोटा मोटा एक प्रकार तो यही है सर कि सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ये ब्लॉक बना लेते हैं और इसमें हम जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान क्या है। ठीक है, दो हिस्से इसके कर लेते हैं, थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि विज्ञान का विभाजन किस तरीके से किया गया। ठीक है, ये और इसके फिर दो हिस्से इस तरीके से हमने बांटा है। तो देखिए, दोनों तरफ से क्लासिफिकेशन होगा, इस तरफ से भी क्लासिफिकेशन होगा और इस तरफ से भी क्लासिफिकेशन होगा। एक तो होता है फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल, ठीक, मूलभूत विज्ञान, और दूसरों को बोला जाता है अप्लाई। फंडामेंटल का मतलब आप ये समझ लीजिए जहां मुख्य उद्देश्य, प्रमुख जोर या बल ज्ञान प्राप्ति पर होता है कि ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, यह जाना जाए। और अप्लाइड में मुख्य बल जो होता है वो मानव जीवन को बेहतर बनाने पर होता है कि किस तरीके से मानव जीवन की समस्याओं को हम दूर कर सकें। तो फंडामेंटल और अप्लाइड, एक तो नजरिया यह है, इनके हिसाब से हम विज्ञानों को बांट सकते हैं दो कैटेगरी। ठीक, परंतु इतना ही नहीं है बल्कि विभाजन ऊपर से भी होगा, क्रॉस भी करेंगे इसको। अब इसमें एक तरीके के तो ये हो सकते हैं जो साइंस मेंटल टाइप के हैं। मेंटल मींस एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, अमूर्त विषय। ठीक है, एम्पिरिकल बेसिस पर उनको प्रूव नहीं किया जा सकता, ना उनकी स्टडी की जा सकती है, वो मेंटल लेवल पर ही काम करते हैं। कौन कौन से मैं अभी बताऊं। अब जो मेंटल लेवल पर काम करेंगे वो दो तरीके के होंगे, फिर एक फंडामेंटल और दूसरे अप्लाइड, और दूसरे होते हैं एम्पिरिकल, इंद्रियानुभूत, इंद्रियानुभविक, मतलब वो विज्ञान जहां पर ज्ञान की जो प्रकृति होती है वो इंद्रियों की अनुभूत होती है, इंद्रियों के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब चाहे मेंटल समझ लीजिए, मेंटल साइंसेस भी दो तरीके की होंगी, फंडामेंटल और अप्लाइड, एम्पिरिकल भी दो तरीके की होंगी, फंडामेंटल और अप्लाइड। चाहे इस तरीके से काउंट कर लीजिए, फंडामेंटल दो तरीके के होंगे, मेंटल और एम्पिरिकल, और उसी तरीके से अप्लाइड भी दो तरीके के होंगे। ठीक है, मेंटल और एम्पिरिकल। अब कौन कौन से विषय इनमें आते हैं, थोड़ा मैं विषयों को लिख देता हूं तो और क्लियर कट हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या है। ठीक है, देखिए साहब, मेंटल साइंस फंडामेंटल नेचर का दो विषय इसमें मुख्य रूप से आते हैं, मैथ और लॉजिक। आप समझ रहे होंगे, फंडामेंटल भी है और मेंटल भी है। ठीक है, अब मेंटल सब्जेक्ट इस तरीके के जो अप्लाइड हैं, मतलब आधार वही रहेगा पर गणित और जो तर्क है उसका जीवन में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक, एक ये हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा मैं इसको, इंपेरिकल के दो हिस्से किए जाते हैं, इंपेरिकल फिर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, कौन कौन से? पहले हिस्से में हम रखेंगे इंपेरिकल फंडामेंटल में नेचुरल साइंसेस,
नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। ठीक है। दूसरे फंडामेंटल एम्पिरिकल में हम रखते हैं सोशल साइंसेस। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, भूगोल है, ये विषय फंडामेंटल में एम्पिरिकल में रखे जाते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एम्पिरिकल हो और अप्लाइड भी हो। ठीक है। एम्पिरिकल अप्लाइड इस नेचर के कौन कौन से साइंसेज होंगे इसी कैटेगरी में आएंगे, वो है इंजीनियरिंग और मेडिकल। इंजीनियरिंग और मेडिकल ये नेचुरल साइंसेस जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करने में। ठीक। और इसी तरीके से जो हमारे सोशल साइंसेस हैं उनका अगर एप्लीकेशन होता है तो वो होता है जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र जो लॉ का है, और पेडागोजी। केवल यही नहीं है, ये तो मैंने उदाहरण के लिए लिख दिए हैं, सारे विषयों को इसी आधार पर हम बांट सकते हैं और समझ सकते हैं कि विज्ञान है किस तरीके के विभाजित की जा सकते हैं, विज्ञान को किस तरीके से विभाजित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो बनाया है पूरा, ये स्टैटिक व्यू में साइंस का क्लासिफिकेशन है। ठीक है। स्टैटिक व्यू में। डायनेमिक व्यू में जब क्लासिफिकेशन होगा तो मेथड्स का होगा, ध्यान रखने की बात है। ठीक है सर। तो इतनी बात हुई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, एक बात और करके फिर इस क्लास को खत्म करेंगे, और वो है assumptions ऑफ साइंस। assumption का मतलब है मान्यताएं, धारणाएं या ऐसी कोई बात जिसको हम पहले से मानकर चलते हैं, ऐसा मानकर चलते हैं, ये माना जाता है विज्ञान। assumption क्या है साइंस के, जिनके आधार पर विज्ञान आगे चलता है। अब यहां पर विधि है, मेथड के रूप में assumption, विज्ञान जो खोज करता है, जो नई नई चीजों को जानता है, उसके पीछे कौन कौन से आधार होते हैं, कौन कौन से विचार होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करें। कुछ में 2 लिखे हुए हैं, कुछ में 3 लिखे हुए हैं, तो हम यह बात कर लेते हैं कि assumption ऑफ साइंसेज में 3 assumption के बारे में हम लोग बात करें। पहला जो assumption है साइंस का वो है डिटर्मिनिज्म। हिंदी में कहते हैं निर्धार्यता, डिटर्मिनिज्म। ठीक है। दूसरा है मैकेनिज्म, और तीसरा है फाइनाइट कॉजेशन। परिमित कारण। थोड़ा सा बात करते हैं इनके बारे में कि आखिर ये क्या है, मान्यताएं, क्या पूर्व धारणाएं हैं जिसके आधार पर विज्ञान आगे बढ़ता है, विज्ञान ज्ञान की उस राशि को और विकसित करता है, वो क्या है। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है, निर्धार्यता का मतलब क्या है। ऑल फिनोमिनास हैव डेफिनेट कॉज एंड सिस्टम। जितने भी चीजें हमें इस समूचे सृष्टि में दिखाई दे रही हैं या जो हमारे संपर्क में आ सकते हैं, उन सब के पीछे एक निश्चित कारण काम करता है। कोई भी चीज फ्री में नहीं है। फाइनाइट कॉजेशन, ये हमने यहां भी लिखा। डिटर्मिनिज्म का मतलब भी यही है कि उसके पीछे की जो चीजें हैं वो पहले से निर्धारित हैं, उसका सिस्टम पहले से निर्धारित है, उसमें जितने भी हमारे फिनोमिना को हिंदी में कहते हैं गोचर, है ना, उनका एक निश्चित कारण है, निश्चित कारण है। बिना कारण के कोई भी कार्य, कोई भी घटना, कोई भी फिनोमिना घटित नहीं हो सकता है। निश्चित कारण है और एक सिस्टम को फॉलो करता है। कारण और सिस्टम, कॉज एंड
सिस्टम कारण है और सिस्टम है, तंत्र है, उसके पीछे कोई ना कोई प्रक्रिया पूरी काम कर रही है और वो एकदम बनी हुई है पहले से तैयार। ठीक है, कोई भी मशीन जब काम कर रही होती है तो उसके पीछे एक सिस्टम काम कर रहा होता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य अपनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो फिर और ब्रह्मांड के केंद्र की ओर चक्कर लगाता है। आपने देखा है कितना रहस्यमय है ये सब कुछ। ये सब कैसे हो रहा है? सिस्टम है कुछ ना कुछ, और हर चीज का कोई ना कोई कारण है। किसी चीज को ऊपर उछालते हैं तो नीचे गिरती है, तो कोई कारण है उसका। इस सब के पीछे निर्धारियता है, हर चीज के पीछे कारण है और सिस्टम है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। पहले से तय है चीजों के पीछे कारण को हम खोज सकते हैं। कोई चीज घटित हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी कारण और उसके तंत्र को खोजा जा सकता है। ये पहला अजम्पशन है साइंस का, डिटर्मिनिज्म। दूसरा है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑल फिनोमिनाज मैकेनिकली हैपेंस, मैकेनिकली हैपेंस। ये सब कुछ जो हो रहा है एक यंत्र की तरीके से हो रहा है हमारी समूची सृष्टि में। यांत्रिकता है इसमें। इसमें आध्यात्मिकता की खोज नहीं करेगा विज्ञान, बल्कि यांत्रिकता की खोज करता है। और यंत्र आप जानते हैं एक दूसरे से जुड़कर ही काम कर रहे होते हैं। तीनों जो अजम्पशन है विज्ञान की वो अलग अलग नहीं है एक दूसरे से, बल्कि एक दूसरे से बहुत ही निकटता के साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ शब्दों का फर्क है, आप इतना समझ लीजिए। थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए एनालाइज कर दिया गया है। और अगर एक भी अजम्पशन रख दी जाए कॉज एंड इफेक्ट, तब भी तीनों की बात हो जाएगी उसमें, कारण और परिणाम। अगर कोई काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई निश्चित कारण अवश्य होगा, बिना कारण के कोई काम नहीं हो सकता। ये मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब है सब यांत्रिक तरीके से हो रहा है, और यांत्रिक तरीके से होने का मतलब है कि एक से दूसरी चीज पर प्रभाव, दूसरी से तीसरी पर प्रभाव, तीसरी से चौथी पर प्रभाव, चौथी से पांचवी पर प्रभाव। ये लगातार चलने वाला एक सिस्टम है, एक क्रम है जो चलता जाता है। ठीक, ये है मैकेनिज्म। नेक्स्ट है फाइनाइट कॉजेशन। फाइनाइट कॉज का मतलब होता है कि हर घटना के पीछे, हर फिनोमिना के पीछे एक निश्चित और निर्धारित कारण होता है। कोई भी चीज हवा में घटित नहीं होती है, बल्कि हर चीज के पीछे एक परिमित कारण है जिसको जाना जा सकता है कि वही काम कर रहा होता है, दूसरी चीज काम नहीं कर रही होती है। ठीक है, जैसे पंखा चल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसे जाना जा सकता है। इसी तरीके से जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनके पीछे के निश्चित कारण को हम जान सकते हैं, जाना जा सकता है। तो तीन अजम्पशन, तीन बातें मुख्य रूप से लेकर चलता है विज्ञान। मानकर चलता है कि हर चीज पहले से निर्धारित है, हर चीज का एक मैकेनिज्म है, और हर चीज के पीछे कारण है। लिख देता हूं मैं यहां पे, यही अजम्पशन है विज्ञान के। प्रत्येक वस्तु पूर्व निर्धारित, ठीक। दूसरा, प्रत्येक घटना का एक सिस्टम होता है, और तीसरी बात, प्रत्येक कार्य का एक कारण। दिखने में तो किसी दर्शन की सी बातें लग रही है, पर विज्ञान की अवधारणा है। असल में विज्ञान भी अवधारणाओं के लिए दर्शन पर ही आधारित है। विज्ञान भी दर्शन से ही निकला है, इसीलिए ये बातें हमें वैसी लग सकती हैं कि पूर्व निर्धारित है, जैसे कोई उपदेशक उपदेश दे रहा हो। खैर, ये विज्ञान की अवधारणाएं हैं। इसके बाद थोड़ा सा और हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फंक्शन ऑफ ए साइंस। साइंस के काम क्या है, विज्ञान के कार्य क्या है, थ्योरी क्या है, फैक्ट क्या है, और फैक्ट का रोल क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम साइंटिफिक अप्रोच पर आएंगे, वो क्या है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।